बांग्लादेश के अंदर जो हालात पैदा हुए, क्या पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है वो भी उसी तरह की है कि यहाँ पर अभी सिविल सोसाइटी उठेगी और किसी वक्त हुकूमत को चलता कर देगी? ये कहना काफ़ी मुश्किल बात है और इसका जवाब भी आसान नहीं है। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ या जो कुछ अरब स्प्रिंग के ज़माने में यमन से जिसका आगाज़ हुआ था, एक नौजवान की हलाकत से मामला शुरू हुए थे। बांग्लादेश के अंदर 400 नौजवानों ने, जो स्टूडेंट सड़कों पर आए थे, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। लेकिन एक ऐसी डिक्टेटर जो 15 साल से हुक्मरान थी और अपने मुखालफिन को चुन चुन कर जेलों में डालती थी, मुआशी नाहमवारी थी, उसने जो लोग इंसाफ मांगते थे उनको रज़ाकार, वो 1971 के वाक़यात के हवाले से करार देकर उनको दूसरे दर्जे का शहरी बना देती थी, उसको 3-4 रोज़ के अंदर उन्होंने चलता कर दिया। 400 लोगों की जान गई। क्या पाकिस्तान के अंदर महंगाई के हवाले से, बिजली की बिलों के हवाले से जो मुतालबात सामने आ रहे हैं, जो एहतजाज जारी हैं, क्या वो भी ऐसी शक्ल इख्तियार करेंगे? आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ आज एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर हमारे साथ हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। क्या बांग्लादेश वाली सूरत हाल पाकिस्तान में बन सकती है? क्योंकि आम तौर पर हमने 2 वाक़यात माजी में देखे। डी चौक का धरना, उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, सूरत हाल काफ़ी बिगड़ी, फिर सूरत हाल किसी हद तक संभल गई, लेकिन वो धरनों वाली पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान का काफ़ी बेड़ा गर्क किया। इस्टेब्लिशमेंट फैज़ाबाद वाले मामलात के अंदर भी पीछे थी, अब खुल के पूरी तफसीलात हमारे सामने है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये कहाँ जाएगा मामला? देखिए, नदीम मलिक साहब, माशाल्लाह आप इकॉनमी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के चंद उन सहाफ़ियों में हैं कि जिन्होंने अपना एक करियर प्रोफेशनल इकनॉमिक रिपोर्टिंग को डिवोट किया। मैं ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ कि बदकिस्मती और बदनसीबी कह लीजिए कि पाकिस्तान को जहाँ 2018 की तब्दीली ने ला खड़ा किया है, आज हुकूमत चाहे मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, चाहे PTI की हो, चाहे जमात इस्लामी की हो, चाहे MQM की हो, चाहे किसी भी जमात की, ज़ैद बकर की हो, गालबन किसी के पास 2 रुपए की या 1 रुपए की भी स्पेस नहीं है कि वो दाएं बाएं कोई चीज़ कर सके। स्पेस किधर गई? खाई गई आपकी डेट सर्विसिंग में। अब देखिए ना, पिछले साल जो नेट गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ थे, यानी कि जो आपको सूबाई हुकूमतों के NFC के बाद जो उनका हिस्सा देने के बाद वफाकी हुकूमत को जो बचता है, वो पिछले साल, जो साल अब ख़त्म हुआ है, 7,000 अरब था। जो आपकी डेट सर्विसिंग की कॉस्ट थी वो 8,500 अरब थी। इस साल को 10,000 अरब की, इस 10,000 हो गई। अच्छा, अब आपको 1,500 अरब कर्जा लेना पड़ा डेट सर्विसिंग के लिए। और इसके अलावा जितना भी हुकूमत का कारोबार है, चाहे उसमें तनख्वाहें हैं, पेंशन्स हैं, डिफेंस है, डेवलपमेंट है, वो सारा भी बोरोड है। तो अब आप मुझे बताइए कि सूरत हाल में जब आपकी हुकूमत मिलेगी आपको, तो आप किधर से जो भी कोई रिलीफ किसी को देना चाहेंगे उसके लिए मज़ीद उधार लेंगे, वो एक नया डेट बर्डन क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब इन हालात के अंदर कि जब आप ऑलमोस्ट एट ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट थे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि आप IMF के पास जाएं। और IMF का जो प्रोग्राम है 3 साल का, वो एक लिहाज से उसी तरह का प्रोग्राम है जैसे कि एक बिगड़े हुए मरीज़ को इलाज के लिए कड़वी गोली खानी पड़ती है। अच्छा, हम सब परेशान हैं, यानी कि मेरा अपना जो बिजली का बिल आया वो भी तकरीबन उतना ही आया जितना घर का किराया, और तनख्वाह भी उतनी है क्या करें। अब असल बात यह है कि इस वक्त धरना इलाज नहीं है, पाकिस्तान की रिकवरी इलाज है। अब अगर हम धरने देंगे, हड़तालें देंगे, तो हम पाकिस्तान के मर्ज को मज़ीद गहरा करेंगे। अच्छा, अब हाफिज़ साहब बड़े मोहतरम हैं। देखिए, जितनी मेहनत जमात इस्लामी, जो कि ये दावा करती है कि हमारे पास बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास बड़े माहिरीन हैं, जितनी मेहनत और सरमाया ये धरने पे लगा रहे हैं, अगर ये अपने तमाम लोगों से मिलकर कोई मुस्बत मुतबादल प्रोग्राम पेश करें, ये कह देना तो बहुत आसान है कि जी बिजली के बिल सस्ते कर दो, टैक्स ख़त्म कर दो, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब आप 1-1 रुपए में बंधे हों कि आप हर चीज़ के लिए पाबंद हैं कि आपने बोरिंग भी घटानी है, आपने अखराजात और आमदन में तवाज़ुन भी लेकर आना है, लेकिन ये आपकी तो आपको ज़राए चाहिए ना। अच्छा, अब इनकी जो तजावीज़ बहुत सारे रियलिस्टिक है, हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। हमें भी एहसास है कि बिजली के बिलों की तकलीफ़ सबसे पहले हम खुद भुगत रहे हैं, हम सब भुगत रहे हैं, हम हल्कों में रहते हैं, लोगों में रहते हैं, हमें एहसास है इस दर्द का। और सुबह से शाम तक वज़ीर आज़म इसी फ़िक्र में लगे हुए हैं। और अभी देखिए, हुकूमत तो ये कर सकती है, तकरीबन 300 अरब रुपया पहले डेवलपमेंट पे कट लग गया,
इसलिए कि जो पहले 200 यूनिट वाले लोग थे उनको रिलीफ देना था। IMF ने कहा कि आप मज़ीद होल नहीं कर सकते, तो हमें कहीं से काट के वो उनको रिलीफ देना पड़ा। अब मज़ीद जो है कि 200 से ज़्यादा अगर यूनिट को रिलीफ देना है, उसके लिए पैसे कहाँ से लगाने हैं, और बल्कि खदशा है कि ख़तरा है कि 300-400 अरब रुपए की और मज़ीद PSDP पे कट लग जाएगी। अब सूरत आपकी यह है कि आपने अगर अपना पैर ढांपना है, आपका पेट नंगा होता है, आपने पेट को ढांपना है, आपका पैर नंगा होता है। अब आप बिजली थोड़ी सस्ती कर देंगे, पैसे उसके लिए डेवलपमेंट से काटेंगे, जब डेवलपमेंट से काटेंगे आपके प्रोजेक्ट सारे डिले का शिकार होंगे। 400 अरब रुपया जो काटेंगे, कल को आपको 1000-1500 अरब की सूरत में उसको अदा करना पड़ेगा। तो इस वक्त कोई आसान हल नहीं है, इसीलिए इस वक्त मैं हम एक मेस में हैं और जी। इससे बाहर निकलने का रास्ता जी। नहीं है। एहसन साहब, एक इशू है जो मुझे लगता है कि हम बहुत गलत कर रहे हैं, हमें रीथिंक करना चाहिए। आपको भी, PTI को भी, सियासतदान है ना, आप लोगों ने रास्ता दिखाना है, लीडर हैं इस कौम के। जो अभी इन्होंने कहा ना कि खालिदा ज़िया को 5.5 साल से उसने जेल में डाला हुआ था, वहाँ बरामदात हमारे से डबल हो गई हैं, इकॉनमी ग्रो की है, उसका टका हमसे 3 गुना ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन वो कोलैप्स कर गई है, 4 दिन नहीं खड़ी हो सकी। यहाँ पर ये सूरत हाल इकॉनमी की वजह से आएगी। वहाँ से जॉब कोटा से ट्रिगर, छोटे से इशू से ट्रिगर हुआ है, लेकिन काबू से बाहर हो गया। फौज ने भी कहा नहीं, लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे। यहाँ पे भी लोग अगर सड़कों पे बिफर गया ना हजूम एक दफ़ा, तो लोगों के पे फौज गोली नहीं चलाती। देखिए वहाँ पर आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी। यू नीड टू रीथिंक योर स्ट्रेटजी। बांग्लादेश में कम से कम उनकी इकॉनमी तो निस्बतन स्टेबल है ना, तगड़ी है हमसे, ठीक है ना, तगड़ी है, तो वो किसी लिहाज में कोई एजिटेशन या कोई चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। हमें तो खैर से 2018 के उस तजुर्बे ने कि जो मुल्क का हंसता बसता एक निज़ाम था, उसको ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ला के बिठा दिया। वो लोग कह रहे हैं कि जिनको जो ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे और सहारे पे 2018 में इस मुल्क के CPEC के निज़ाम को पलटा दिया, मुल्क की मईशत को उलट दिया। हम सब आज देखिए, मैं वो पढ़ रहा था, बड़ा अल्लाह ताला से डर भी रहा था कि खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया एक गैर मुल्की सहाफ़ी को कि मैं एक उस सेल के अंदर एक पिंजरे में बंद हूँ जहाँ पे दहशत गर्द मेरे साथ हैं और सज़ाए मौत के कैदी होते हैं। आप देखिए हुस्न इत्तफ़ाक़ कुदरत का कि खान साहब उसी सेल के अंदर बंद हैं जहाँ खान साहब ने मुझे बंद किया हुआ था। तो मैंने तो कभी चीखो पुकार नहीं की, बल्कि मैं तो जब पेशी पे आता था इसी तरह टाई सूट पहन के आता था। कितने महीने बंद रहे थे आप? मैं तकरीबन 2.5 महीने। तो अच्छा, लेकिन जो कुछ इमरान खान ने किया था, शायद खान को बंद करके, आपको बंद करके, मिफ्ता को बंद करके, वो कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं थी। किस्सा मिसालें थी। उसने वो काम किया था जो हसीना वाजिद बांग्लादेश में अपने मुखालफिन के साथ किया, किसी को फांसियों पे चढ़ा दिया, बात बैन कर दी। इन्होंने तो हमें, लेकिन आप भी वही कर रहे हैं सर, हम नहीं कर रहे, आप वो गलतियां दोहरा रहे हैं। हम नहीं कर रहे। आप PTI वालों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, ये आपके साथ जो कुछ किया गया था ना, आप उसको 5 या 10 से ज़रब दे के इनके साथ। मैं आपको बताऊं, देखिए फ़र्क है, दोनों की मज़ामत में फ़र्क है। हमारे साथ ये सब कुछ हुआ, क्या हमने कभी अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान, अमेरिका के कांग्रेसमैन, सेनेटर्स का जाके पैर पकड़े? क्या हमने कभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाके मिन्नत समाजत की कि पाकिस्तान ऐसा तो पाकिस्तान वैसा? क्या हमने कभी बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तानी रियासत, क्या हमने कभी पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कोई घनौनी मुहिम चलाई? देखिए, हमने अपने मुल्क के अंदर, अपने इदारों के अंदर, अगर जो भी अदालत की हालत या सूरत हाल थी, सूरत हाल ये थी कि इमरान खान साहब ने पंजाब के तमाम बल्दियाती इदारे एक स्ट्रोक ऑफ पेन से डिसमिस करा दिए उस्मान बुज़दार से। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया, 7 महीने तक उन्होंने उस फैसले पे अमल दरामद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में इतनी जुर्रत नहीं थी कि खान साहब से पूछे कि आप क्यों नहीं कर रहे। इसके बावजूद, इन हालात के बावजूद हमने अदालतों में ही जंग लड़ी, अपनी पार्लियामेंट के अंदर ही जंग लड़ी, हम तो बाहर नहीं गए। इस वक्त जो देखिए PTI को फैसला ये करना है कि जिस किस्म की मुहिम वो पाकिस्तान के रियासत के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ चला रही है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी रॉ को या भारत को भी इस तरह की मुहिम चलाते नहीं देखा। पीपल्स पार्टी गुजरावाला के जलसे में नवाज शरीफ ने शायद 11 दफ़ा बाजवा और जनरल फैज का नाम लेकर कहा था कि इलेक्शन में धांधली आपने कराई। नहीं, लेकिन वो एक सवाल पूछा था ना, यहाँ तो आपको अगर नहीं था, उन्होंने कहा था कि आप जिम्मेदार हैं, आपने कराई। बिल्कुल ये कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो जिस किस्म की किरदार कुशी हो रही है, आपको अगर मैं पेश करूँ, आप देखते हैं, आप सहाफ़ी हैं, यकीन करें इंसान शर्म से डूब जाता है कि अपने मुल्क के लोग अपने शहीदों के बारे में, अपने मुसल्लह अफवाज के बारे में, अपने रियासत के बारे में
इस तरह की बातें कर सकते हैं, ये आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ था। देखिए लतीफ़ खोसा साहब जिस जमात के अंदर रहे हैं, ज़िंदगी का इन्होंने बहुत अरसा पीपल्स पार्टी में गुजारा, वहाँ पे तो भुट्टो साहब की फांसी लगी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मंसूब किया जाता है कि मुशर्रफ साहब पर इल्ज़ाम लगता था। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने कोर कमांडर घर पे तो हमला नहीं किया। कभी लतीफ़ खोसा साहब ने पीपल्स पार्टी का झंडा पकड़ के किसी फौजी गाड़ी पे हमला किया, और मैंने तो नहीं देखा था। लेकिन यहाँ तो आप अपने मुकदमात जो कि आपके जराइम हैं, मिसाल के तौर पे किसने आपको कहा था कि अपने तोहफे जाके इस तरह बेचें बाजार के अंदर? सर वैसे बहुत फजूल किस्म के वो केस है, बात तो आपको मेरा गुरेज मकसद करनी है, चाहिए थी ना। देखिए इद्दत का केस, ना तोशा खाना का केस, अलकादर का फजूल उसकी है। तहकीक करें ना, अलकादर वाला सही केस है, उसकी सही तहकीक है। करें। 190 ब्रेक आ गया, मिलियन ब्रेक पाउंड पाकिस्तान का आप अपने दोस्त को दे दें। जिस केस की असल तहकीकात करनी चाहिए थी वो अभी तक आपने पूरी हो रहा है, नहीं की। जारी है। आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मान लेते और शायद तहरीक इंसाफ की तलखी भी कम हो जाती, इनको पार्लियामान में आने देते, इनकी रिजर्व सीट्स इनको दे देते, उनका हक था वो। देखिए मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम सब अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान में जो बुनियादी मसला है वो ये है कि जब भी कोई इदारा अपनी हदूद से तजावज़ करता है तो निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। आपको याद होगा कि जब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पंजाब में ख़त्म की गई तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी रूलिंग दी कि जो आइन के साथ मुतसादिम थी। 63 है वो मुतसादिम थी, ये वाली मुतसादिम और नहीं है। मैं बस करूँ, एक जो आइन का तरीका दिया हुआ था उसको उन्होंने कलअदम कर दिया। अमलन उस जजमेंट के बाद अब किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई अगर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट हो तो आप अदम एतमाद नहीं कर सकते, ठीक है ना। और उसकी रिव्यू पड़ी है, उसकी रिव्यू भी नहीं देखी उन्होंने, क्योंकि मकसद ये था कि PTI की हुकूमत में खलल ना पड़े। अब ये भी जो जजमेंट है इसमें बहुत से सीनियर कानूनदान ये बात कह चुके हैं कि ये एक्सीड करती है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से। मिसाल के तौर पे देखिए आइन और कानून क्या कहता है। आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है कि आपने कुछ जो कवानीन है उनको फॉलो करना है। अब ये मैं आपको दो मिसालें, सर वो आइन और कानून कहाँ सोया हुआ था जब PTI से बल्ले का निशान छीना गया था? दो मिसालें देता हूं। माजरत के साथ सुन लीजिए नाइंसाफी थी, PTI से बल्ले का निशान छीना। 8 फरवरी का इलेक्शन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट सोई पड़ी रही, उसने ये नहीं देखा कि उस वक्त कह दिया कि पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वो नाइंसाफी किसने की? इलेक्शन कमीशन। आप लोग उसके बेनिफिशियरी थे सर, माजरत के साथ। सर ज़्यादा तक जान की ईमान पाऊँ तो सर 2 साल से इलेक्शन कमीशन PTI को कह रहा था कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें, अगर आप ये इलेक्शन नहीं कराएंगे तो उसके ये मुज़मरात हो सकते हैं। उन्होंने मुतअद्दिद बार इलेक्शन कमीशन ने PTI को खतूत लिखे, रिमाइंडर्स दिए कि यू आर वायलेटिंग और आप ये जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इसका आपको ये मुज़मरात होंगे। अगर 2 साल तक इन्होंने उसके ऊपर कान नहीं धरा तो आप मुझे बताइए कि क्या इलेक्शन कमीशन का कसूर था या PTI का कसूर था? अच्छा इसी तरह इलेक्शन का ने अभी अपनी मुझे बात के दौरान बात खत्म कर लेना देना। उन्होंने कहा कि उनकी जजमेंट की गलत इंटरप्रिटेशन की है। तो प्लीज डोंट इंटरप्ट ना करें बात है। इसी तरह इनका जो एक दूसरा बड़ा तनाज़ा था, इन्होंने कहा जी कि जब इलेक्शन जो है उसको क्यों ताख़ीर की गई मरदमशुमारी की वजह से। मरदमशुमारी का फ़ैसला कब हुआ? ये 2018 में हुआ। उस वक्त हुआ कि जब 2017 की मरदमशुमारी पे सिंध की हुकूमत ने एतराज़ किया और उस वक्त फिर ये तय हुआ चूँकि इलेक्शन होने थे कि अबूरी तौर पर हम इस मरदमशुमारी के तहत 2018 के इंतखाबात करा देते हैं, लेकिन अगले इलेक्शन से पहले नई मरदमशुमारी की जाएगी। आप मुझे बताइए कि 4 साल तक PTI की हुकूमत उस मरदमशुमारी पे बैठी रही। अप्रैल 2022 में जब हम आए और मुझे ये वजारत मिली, चूँकि ये इदारा मेरे तहत था, हमने ये डिजिटल मरदमशुमारी करनी थी। हालत ये थी कि जो टैब्स एक्वायर करने थे वो टैब्स तक एक्वायर नहीं हो चुके थे, ना उसका कोई बंदोबस्त किया गया था। हमने उस वक्त हंगामी बुनियादों पर टैब्स की 1.25 लाख से ज़्यादा लेने थे, वो आपको कोई इकट्ठे नहीं मिल सकते थे, वो शुरू किए। चूँकि डिजिटल मरदमशुमारी थी, आपने 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को आपने तरबियत देनी। मेरे कहने का मकसद ये है कि उससे पहले 4 सालों में अगर ये सब कुछ कर चुके होते और मरदमशुमारी टाइम पे ख़त्म हो गई होती तो शायद हमें इल्तवा इलेक्शन का ना देखना पड़ता, जिसके ऊपर इनको आपने पार्लियामेंट डिसॉल्व करने से 2 दिन पहले उसकी मंजूरी देकर आपने खुद बुनियाद रखी। नहीं, बात सुनिए, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला था
कि जब मरदमशुमारी होगी तो उसी के तहत नया इलेक्शन होगा। अगर आप उसके तहत ना करते तो सिंध का सूबा उस पर इतराज़ कर सकता था कि ये, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा इलेक्शन चैलेंज हो सकता था। तो लिहाजा हमने जितनी जल्द अज जल्द मुमकिन हुआ वो मरदमशुमारी करके उस फैसले को जो इमरान खान साहब ने खुद किया था कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी पे होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि 2 साल तक ये सोते रहे, इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर लो, 4 साल तक ये सोते रहे कि मरदमशुमारी करा लो, नहीं कराई, उसकी तैयारी नहीं की। फिर आप ये मुझे बताएं कि इनको किसने मशवरा दिया था कि अपनी हुकूमतें पंजाब और केपी में किसी ने तोप चलाई थी? पुरानी बात में चलिए, अभी पे आ जाएं। हमाकतें अपनी और लतीफ उन खोसा हमाकतों का इल्जाम आप दूसरों पे लगा देते हैं। साहब, क्या ये एक सस्टेनेबल पॉलिटिकल सिचुएशन लेकिन है एक चीज या और, यहाँ सूरत हाल अपनी नदीम साहब एक चीज और मैं करना है, मैं खोसा साहब से पूछूं एक आप बात, जी। इन्होंने जो बात देखिए आपके सामने मिसाल दी, जो मैंने कहा कि ये हमारे कौमी इदारों के खिलाफ नहीं है किसी और को लेने की, ये जो कुछ हमारे फौज के खिलाफ इस वक्त जो प्रोपेगेंडे की कैंपेन चल रही है, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान मुझे क्यों लिया आपने प्रोग्राम में दे रहे हैं पाकिस्तान की रियासत। खोसा साहब क्लोजिंग रिमार्क्स एसएम साहब से लें। एसएम साहब क्लोजिंग रिमार्क्स। इन्होंने वैसे बड़ी संगीन बात कर दी है, जमहूरी मिजाज ही नहीं है एक मेलफ आईडी कहिए क्या इनके बकौल कि सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली से 2/3 अक्सरियत का हक अपने फैसले से चेंज किया है। ये एक बड़ी संगीन इल्ज़ाम लगाया है इन्होंने। दूसरी बात यह कि देखिए मैं लतीफ़ खोसा साहब का कैसे मुकाबला कर सकता हूँ, जिस शद्दोमत के साथ ये पीपल्स पार्टी की वकालत किया करते थे अब उसी शद्दोमत के साथ पीटीआई की कर रहे हैं। मैं तो शुरू से आज तक एक ही जमात की वकालत की है, तो लिहाजा यकीनन इतना मेरे पास वर्सटाइल तजुर्बा नहीं है कि मैं इनका मुकाबला कर सकूं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान तभी मुस्तहकम होगा कि अगर हम इस वक्त हालात की संगीनी देखें। हम सबको महाजराई से हट के मुल्क को यकजा करके मुआशी मसाइल और दलदल से निकलने के लिए किरदार अदा करना चाहिए, और हमें माजी से सबको सबक सीखना चाहिए। देखिए सब ने गलतियाँ की हैं, सियासतदानों ने भी की हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने भी की है, अदलिया ने भी की हैं, और मेरा ख्याल है कि रास्ता एक ही है कि हम सब इस वक्त मुल्क की खातिर ये देखें कि किस तरह हम इस मुआशी एमरजेंसी, कहूँगा मैं, पाकिस्तान इस वक्त एक मुआशी एमरजेंसी से गुजर रहा है, इससे निकल जाएं। अंदर की हमारी किसी किस्म की फसाद इंतशार पाकिस्तान के इस बहरान को गहरा करने का खुदा न खास्ता मुआशी एमरजेंसी लगाने का भी आपका कोई प्लान है? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हमें इस वक्त अगर हम तहम्मुल के साथ, देखिए हमें हमारा क्या हो गया, एहसन इकबाल साहब, काम चाहिए,